नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। आयुष्मान भारत मिशन माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त और कैशलेस सेवाओं की गारंटी देता है। इसमें 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के 10.74 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। लाभार्थियों की मांग की गई शीर्ष 6 विशिष्टताओं और प्रक्रियाओं में शामिल है संक्रामक रोग, सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग चिकित्सा। इसमें कुछ और जैसे ऑन्कोलॉजी और हड्डी रोग भी शामिल है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही है और यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे भारत में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा मुफ्त पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत देश में लगभग 50% निम्न आय वाले लोग लाभार्थी हैं। इस कार्यक्रम के तहत लोग एक पारिवारिक चिकित्सक से अपनी प्राथमिक देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त देखभाल के लिए योजना उन लोगों को मुफ्त माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है जिन्हें विशेषज्ञ उपचार और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, ऐसे सभी लोगों के लिए यह योजना कारगर है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर 2018 में लॉन्च किया था। यह राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। इसकी प्रकृति यह है कि यह प्रायोजित योजना है और यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को लगभग हथियार ग्रेड तक बढ़ा दिया है। इसके अनुसार यह कदम पश्चिम के साथ तनाव बढ़ा रहा है क्योंकि दोनों पक्ष तेहरान के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहते हैं। ईरान ने यूरेनियम के शोधन की शुद्धता को 20% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इनके अनुसार हथियार के ग्रेड में 90% शुद्धता होती है। मई में IAEA ने बताया था कि ईरान ने अपने नटाज संयंत्र में 60% तक समृद्ध करने के लिए उन्नत सेंट्रीफ्यूज के एक कैस्केड का उपयोग किया है। ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। 2015 के सौदे में शुद्धता को 3.67% तक सीमित कर दिया था। ईरान परमाणु समझौते की रूपरेखा पर 2015 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और P5+1 और यूरोपीय संघ सहित विश्व शक्तियों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के आधार पर ईरान और P5+1 और EU के बीच संयुक्त व्यापक और कार्य योजना की घोषणा 14 जुलाई 2015 के वियना में की गई। JCPOA के लिए औपचारिक वार्ता संयुक्त कार्य योजना को अपनाने के साथ शुरू हुई जो ईरान और P5+1 देशों के बीच 2013 में हस्ताक्षरित एक अंतरिम समझौता था। P5+1 देश एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के अर्थात चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ जर्मनी और को संदर्भित करता है। इसे यूरोपीय देशों द्वारा E3+3 भी कहा जाता है। ध्वजावाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय एथलीटों का पहला जत्था 18 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के लिए रवाना हो गया। पैरालंपिक खेलों के रूप में ब्रांडेड किया गया है और इसे वे एक आगामी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल पैरा स्पोर्ट्स इवेंट है। इन खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इस साल 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा। इस खेलों का आयोजन 24 अगस्त से टोक्यो में किया जाएगा और यह 5 सितंबर 2021 को समाप्त। 1964 खेलों के बाद टोक्यो दूसरी बार इन खेलों को मेजबानी करेगा। कुल मिलाकर यह जापान में आयोजित होने वाला तीसरा पैरालंपिक होगा क्योंकि इन्होंने 1998 के शीतकालीन पैरालंपिक की भी मेजबानी की थी। इस साल के पैरालंपिक में बैडमिंटन और ताइक्वांडो की शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति गैर लाभकारी संगठन है और पैरालंपिक आंदोलन के लिए एक शासी निकाय है। यह पैरालंपिक खेलों का आयोजन करता है और 9 खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1990 को पश्चिम जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में हुई थी। यह पैरालंपिक एथलीटों का खेल उत्कृष्ट प्राप्त करने और दुनिया में की प्रेरक और रोमांचक बनाने में सक्षम बनाने में मिशन के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11,040 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के अंतर्गत 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी और इस मिशन के अंतर्गत प्रायोजित योजना में 11,040 करोड़ रुपए की कुल इन्वेस्टमेंट में केंद्र सरकार का हिस्सा 8,844 करोड़ रुपए है। 2,196 करोड़ रुपए राज्यों द्वारा साझा किए जाएंगे। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तेल पाम कार्यक्रम
में शामिल हो जाएगी। इसे आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुरूप लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य देश भर खाद्य तेल पर पड़ने वाले 6.5 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में ताड़ के तेल को कवर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करता है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में भारत घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इस प्रकार उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ताड़ के तेल का क्षेत्रफल और उत्पादकता बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। बढ़ते हुए क्षेत्र के इस लक्ष्य को मिशन के जरिए हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा पाम ऑयल किसानों को आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुसार आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद कर सकता है। यह योजना केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए मदद करेगी कि किसान बाजार में उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। क्रिसिल रेटिंग्स ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड कर दिया है। यह वर्तमान में भारतीय उद्योग के लिए एक व्यापक आधार वाली रिकवरी है। इससे पहले भारतीय उद्योग का क्रेडिट आउटलुक सावधानीपूर्वक आशावादी मतलब कॉशियसली ऑप्टिमिज्म था। क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 की दूसरी छमाही में 1.33 गुना के मुकाबले वित्त वर्ष 21-22 के पहले 4 महीनों में क्रेडिट अनुपात बढ़कर 2.5 हो गया है। क्रिसिल ने वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर 43 क्षेत्रों का अध्ययन भी किया, जो बकाया ऋण में कुल 36 लाख करोड़ रुपए का 75% हिस्सा था। क्रिसिल को पहले क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड भी कहा जाता था। यह एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग्स, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। यह अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी है। यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। ICICI और UTI के संयुक्त रूप से 1988 में एजेंसी की शुरुआत की। इसे SBI, LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के शेयर पूंजी से साथ शुरू किया गया था। अमेरिका स्थित S&P रेटिंग एजेंसी ने 2005 में क्रिसिल के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान पर एक वर्चुअल G7 बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त करी है। दोनों ने फोन पर बात करी और अफगान नागरिकों को निकालने के लिए काबुल में एक साथ काम कर रहे अपने सैन्य और नागरिक कर्मियों की बहादुरी और व्यावसायिकता की सराहना की। उन्होंने अफगानिस्तान नीति पर सहयोगियों और लोकतांत्रिक भागीदारों के बीच निरंतर घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता के साथ साथ वैश्विक समुदाय, शरणार्थियों और कमजोर अफगानों के मानवीय सहायता प्रदान करने के तरीकों पर भी विचार का आदान प्रदान किया। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। G7 के सदस्य दुनिया भर में सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। G7 ग्रुपिंग की शुरुआत 1973 में वित्त मंत्रियों के एक तथार्थ बैठक से हुई थी। ब्रिटेन, अमेरिका और संबंध इन दोनों के संबंध बीच द्विपक्षीय संबंध दो शुरुआती युद्धों, विश्व बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा के बीच विकसित हुए हैं। दोनों देश 1940 से घनिष्ठ सैन्य सहयोगी रहे हैं। साझा इतिहास, आम भाषा, धर्म, कानूनी व्यवस्था इत्यादि से निकटता से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। नए नियम इंटरनेट कंपनियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकेंगे। नया दिशा निर्देश इंटरनेट कंपनियों की प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्मों को गलत तरीके से अवरुद्ध करने जैसे विरोधी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास में शामिल होने से रोकने का प्रयास करता है। यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर लगाम लगाने के लिए चीन के प्रयासों का विस्तार है। इन दिशा निर्देशों में निषिद्ध व्यवहारों की एक विस्तृत सूची शामिल है जो इंटरनेट यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित कर सकते हैं। साथ ही साथ निषिद्ध व्यवहार में यूजर ट्रैफिक को नियंत्रित करना, प्रतिस्पर्धाओं में उत्पादों की अवरुद्ध करना और साथ ही भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण शामिल है। चीनी टेक कंपनियों के शेयरों में 17 अगस्त 2021 को गिरावट आई। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर में 4.8% की कमी आई, जबकि टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयरों में 4.4% की कमी आई। बाजार नियामक के अनुसार इंटरनेट कंपनियों को लक्षित करने वाले नए नियम अनुचित प्रतिस्पर्धा पर मौजूदा कानून को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। WHO ने भारत में मरीजों तक पहुंचने वाली कोविशील्ड की वास्तविकता पर संदेह व्यक्त किया है। भारत कोविड-19 वैक्सीन की नकली शीशियों में के प्रचलन की रिपोर्ट कर रहा है।
जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। WHO ने उल्लेख किया है कि पारदर्शी खरीद और आपूर्ति प्रणाली को कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक कोरोना वायरस टीके प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद नकली कोविशील्ड टीके भारत और युगांडा में पहुंच रहे हैं। WHO ने सरकार से अस्पतालों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य केंद्रों, वितरकों, थोक विक्रेताओं, फार्मेसी और चिकित्सा उत्पादों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर सतर्कता बढ़ाने के आग्रह किया है। इसमें आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतर्कता बढ़ाने के लिए भी कहा है, जो नकली टीकों से प्रभावित होने की संभावना है। नकली उत्पादों की पुष्टि कैसे की गई, इसके लिए इन्होंने नकली रूप में 2 की गई। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है, जो 5 सितंबर 2021 को होने वाली है। कोर्ट ने सेना के नीतिगत फैसले को लैंगिक भेदभाव बताया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रवेश न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुश कालरा द्वारा दायरकृत याचिका के बाद महिलाओं को एनडीए परीक्षा के लिए अनुमति ने याचिका में दायर कर महिलाओं को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति की मांग की थी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था, क्योंकि यह पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित कर रहा था। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारतीय सशस्त्र बलों का एक संयुक्त सेवा रक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। इस एकेडमी में 3 सेवाओं के कैडेटों, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना को पूर्व कमीशन प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेवा अकादमी में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह पुणे, महाराष्ट्र में खड़गपुर में स्थित है। यह एकेडमी दुनिया की पहली त्रिसेवा अकादमी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को 7 दिसंबर 1954 को एक उद्घाटन समारोह के साथ 7 दिसंबर 1954 को एक उद्घाटन समारोह के साथ कमीशन किया गया था। एनडीए के पूर्व छात्रों में 3 परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता और 12 अशोक चक्र प्राप्तकर्ता शामिल हैं। एनडीए के आवेदन का चयन यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा व्यापक साक्षात्कार होता है। इसमें मेडिकल टेस्ट के अलावा सामान्य योग्यता, टीम कौशल, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शारीरिक और सामाजिक कौशल शामिल है। टीसीएस कंपनी 17 अगस्त 2021 को 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली भारत की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है। ऐसा करने वाली देश की रिलायंस के बाद दूसरी कंपनी बनने के साथ साथ इसके शेयर 2.32% के बढ़त के साथ 3,552.4 रुपए पर बंद हुए। कारोबार के अंत तक टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 13.14 लाख करोड़ रुपए था। आरआईएल का मूल्य वर्तमान में 13.7 लाख करोड़ रुपए है। टीसीएस भारत की एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा प्रदाता और परामर्श कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हालांकि इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स चेन्नई में स्थित है। टीसीएस फरवरी 2021 तक बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया भर में सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी है। टीसीएस टाटा समूह की सहायक कंपनी है और यह 46 देशों में 149 स्थानों पर काम कर रही है। फोर्ब्स वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की रैंकिंग में 2015 में टीसीएस को 64वें स्थान पर रखा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें संविधान के तहत प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन पीएम केयर्स फंड को एक राज्य घोषित करने का प्रयास किया गया है। याचिका एक वकील सम्यक गंगवाल ने दायर की थी। इसकी सुनवाई 13 सितंबर 2020 को मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ द्वारा की गई थी। इस याचिका में अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को राज्य घोषित करने की मांग की गई ताकि इसके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट का निष्कर्ष यह निकला है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड संविधान के तहत राज्य नहीं है। इसके लिए डोमेन नाम, गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री की तस्वीर, राज्य के प्रतीक आदि का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इस याचिका के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद भारत के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी उच्च सरकारी अधिकारी है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आरोग्य के किसी भी अवसर को दूर करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सूचना और अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत पीएम केयर्स को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने के लिए एक याचिका भी दायर की। पीएम केयर्स फंड 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में बनाया गया था। महामारी के खिलाफ राहत प्रयासों को
मुकाबला करने, रोकने और बढ़ावा देने के लिए फंड बनाया गया था। इस फंड के निर्माण के लिए दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए। इस कोष के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। इनके ट्रस्टियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल है। यूके ने 2021 के अंत तक भारत के साथ एक व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है। वर्तमान में भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के पूर्व वार्ता स्कोपिंग चरण में। साल 2021 के अंत तक बातचीत शुरू हो जाएगी। भारत के साथ व्यापार समझौते से कम टैरिफ के साथ ब्रिटिश निर्यात को बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। इससे निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। 2019 तक द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 23 बिलियन पाउंड था। ब्रेक्जिट के बाद भारत के साथ व्यापार समझौता ब्रिटेन का प्रमुख लक्ष्य है। 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन अपने व्यापार सौदे को सुरक्षित करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। भारत ब्रिटेन अंतरिम व्यापार समझौता। यूके सरकार भारत के साथ कुछ त्वरित अंतरिम व्यापार सौदे की योजना बना रही है। इसमें स्कॉच और व्हिस्की जैसे उत्पादों पर टैरिफ की कटौती शामिल होगी। यह व्यापार सौदा विश्व व्यापार संगठन के चार्टर का पालन करेगा। वर्तमान में भारत सबसे बड़ा बाजार है, जिसके साथ यूके ने किसी भी व्यापार सौदे पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। यूके के लगभग 842 भारतीय कंपनियां 1,10,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय कंपनियों के संयुक्त राजस्व में 87% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अगस्त 2021 को कहा कि अफगान लोगों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध जारी रहेंगे और यह आने वाले दिनों में इसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने अफगानिस्तान में हो रहे विकसित हालातों के बारे में पूछे जाने पर यह भी बताया कि भारत तालिबान से कैसे निपटेगा। इस सवाल के जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत हर किसी की तरह इस समय बहुत सावधानी से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान अफगानिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी पर है। पीओ के डीजी ने ताज़ा घटनाक्रम के बारे में बात करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में तेजी से विकसित हो रहे हालात के बावजूद वह भारत के साथ व्यापार संबंधों को लेकर आशान्वित है। उन्होंने उल्लेख किया है कि समय के साथ अफगानिस्तान यह भी महसूस करेगा कि आर्थिक विकास ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है और वे उस तरह व्यापार की जारी रखने का फैसला करें। अफगानिस्तान ने नया तालिबान शासन राजनीतिक वैधता चाहता है और उसके लिए वह भारत की भूमिका उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तालिबान ने पाकिस्तान के जरिए भारत से आयात निर्यात रोका। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सूचित किया है कि तालिबान विद्रोहियों ने अफगानिस्तान से अपने हालिया अधिग्रहण के बाद पाकिस्तान के पारगमन मार्गों के माध्यम से भारत के सभी आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। FIEO के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा है कि आतंकी समूह ने पाकिस्तान के पारगमन मार्गों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को रोक दिया है, जिससे अफगानिस्तान का आयात बंद हो गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।